नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज मेरे खास मेहमान हैं वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। स्वागत है आपका। पहला आपका बजट था, मजा आया आपको बना के? पहला बजट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से 20-25 साल से बजट्स को देखते आया हूं। तो ये पहला बजट पिताजी को बनाते हुए देखा, आप उनको जरूर देखा है, तो इसलिए ये पहला बजट तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ अंदर से तो मैंने पहली बार देखा है। चलिए, आरोप सरकार पर इस वक्त ये लग रहा है कि जहां आपने कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स तो 5% घटाने की घोषणा की, 30 से 25%, आपने इनकम टैक्स में कोई रियायत नहीं दी मिडिल क्लास को, आपने साथ के साथ सर्विस टैक्स बढ़ा के हम सबके खर्चे हर चीज पर बढ़ा दिए। तो लोग कह रहे हैं कि तो अमीरों का बजट हुआ, गरीबों के लिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स रेट हम लोग कह रहे हैं कि अगले साल से, इस साल नहीं, अगले साल से हम लोग उनको घटाने लगेंगे और 30 से जाकर उसको, अभी 34 है, 34 से ले जाकर हम लोग 25 करेंगे। पर आज के समय हकीकत में जो कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि उनके एग्जेम्पशंस बहुत सारे हैं, वो इधर से पैसे निकाल देते हैं, उधर से पैसे निकाल देते हैं, तो हकीकत में वो टैक्स 34% नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 22-23%। इसलिए जब हम लोग उनको 25% उनके टैक्स लगाएंगे और एग्जेम्पशंस हटा देंगे तो हकीकत में उनके टैक्स एक्चुअली बढ़ जाएंगे। नहीं तो टैक्स का खर्चा मिडिल क्लास पे इतना ज्यादा है, उनको आपने रियायत नहीं, देखिए, मिडिल क्लास को तो हम लोगों ने बहुत रियायत दी है। ऐसा है कि हम लोगों ने जुलाई में ही, जब हम लोगों ने बजट बनाया था, तभी हम लोगों ने एग्जेम्पशंस को बढ़ा दिया था। इस बार हम लोगों ने और एग्जेम्पशंस दिए हैं, और खासकर हम लोगों ने एग्जेम्पशंस दिए हैं बचत के लिए, क्योंकि देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए बचत, जनता की बचत की बहुत जरूरत है। क्योंकि उस बजट से, खासकर अगर वो लॉन्ग टर्म जो, अगर जिसको कहें बचत, वो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं, देश के निर्माण में लगा सकते हैं, तो उस प्रकार की बचत हमें कराना बहुत जरूरी है और हम करवा भी रहे हैं। तो जो एग्जेम्पशंस हम लोगों ने इस बार दिए हैं उसके लिए हैं। और सुनिए, मेरी बात सुनिए, साथ साथ ऐसा भी है कि आज के समय अगर आपकी आमदनी 4,42,000 हो, आपको टैक्स बिल्कुल नहीं भरना पड़ेगा अगर आप बचत करें। सर, कुल मिला के क्या हुआ है कि आपने कॉर्पोरेट्स पर टैक्स 30 से 25% करने की घोषणा की है? नहीं, वो मैंने आपको भी समझाया। आप चाहते 23 से 25 हो, मेरा समझ लीजिए, आप चाहते तो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन पे आप रियायत दे सकते हैं, कंपनी निवेश करे। आपकी वजह से होगा ये कि कॉर्पोरेट की जेब में ज्यादा पैसा होगा, मिडिल क्लास की जेब में पैसा बढ़ेगा नहीं। आप इन्वेस्टमेंट एलोकेशन पे आप देते रियायत, आपने कॉर्पोरेट की जेब में ज्यादा। नहीं, वो देखिए, वो फिर आप गलत बात सोच रहे हैं कि एग्जेम्पशन के माध्यम से, इसके द्वारा, उसके द्वारा किया जाए। वो सब जो होते हैं उसको हकीकत में उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग बड़ी फर्जी बातें करते हैं, लोग किसी को रिश्वत दे देते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप घटा दीजिए। आज के समय जो वो लोग 23% दे रहे हैं, उसको आप 25% बढ़ा दीजिए, सब एग्जेम्पशन हटा दीजिए। साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे गरीबों को आप देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, या मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के लोगों को देख लीजिए, उन सब के लिए इस बजट में, क्योंकि यह बजट जो था सबका बजट था, इसमें सबका लाभ है। सोनिया गांधी कहती हैं ये अमीरों का बजट है, जयराम रमेश कहते हैं धन वापसी है। इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने बीजेपी की मदद की मोदी को पीएम बनाने में, अब अरुण जेटली और जयंत सिन्हा ने मदद की कॉर्पोरेट्स की, ताकि उनकी जिंदगी। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, चाहे उसमें कोई तर्क हो या ना हो, या उसमें कोई दम हो या ना हो, तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये तो उनका काम ही है बोलना। देखिए, और सब अगर आप देखिए, जो दिग्गज लोगों को देखिए, वो इस बजट को 10 में से 8.5 दे रहे हैं, 9 दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि किस प्रकार से हम लोगों ने सब चीजों को लेकर भी, सरकार घाटे में चल रही है, उसको हम लोगों ने संभाला। हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया है आपके बचत के लिए, हम लोगों ने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है, हम लोगों ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। ये सब चीजों को लेकर हम लोगों ने एक इस तरीके का बैलेंस बजट बनाया है, अच्छा बजट बनाया है, जिसमें सब। हमें अपने बजट की चिंता है, हमारे जो दर्शक है उसके बजट पर क्या असर हो रहा है उस पर नजर डालते हैं। आपने खाना, फिल्म देखना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सारी चीजें, आपने जितनी भी सर्विसेज हैं, कोई जाता है बाल कटा, ये सब चीजें आपने पहले ही महंगी थी, उससे पहले ही इतना टैक्स लगता है जब कोई बाहर जाके खाना खाता है, फिल्म देखता है, उसको आपने और जाके महंगा कर दिया है? नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल कम महंगा किया है। जो 12.36% जो सर्विस टैक्स था, उसको हम लोगों ने 14% किया है। इसलिए किया है उसको थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आज के समय अगर आप आर्थिक व्यवस्था को देखिए तो उसमें सर्विसेज का भाग बहुत ज्यादा हो गया है, सर्विसेज का हिस्सा बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 17% है, आप एग्रीकल्चर को देखिए सिर्फ 16% है। सब जो है, जो इस समय जो है वो सर्विसेज में है। तो अगर हमें टैक्स कहीं भी लेना है तो हमें सर्विसेज से लेना पड़ेगा। साथ साथ जीएसटी आने वाली है, एक नई बहुत ही टैक्स प्रणाली जो आने वाली है, बहुत आधुनिक तौर की होगी, बहुत शानदार होगी। उसमें जो होगा सर्विस टैक्स थोड़ा ज्यादा बढ़ने वाला है। आपके लिए आधुनिक होगी, आपके लिए शानदार होगी, जो दर्शक देख रहा है उसके लिए तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी। आप ये तो हकीकत है, आप बताइए, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आएंगे तो जो हमारा दर्शक है उसके लिए चीजें महंगी होंगी? नहीं, क्योंकि साथ साथ जो आपका दर्शक है, उस
दर्शक को रोजगार मिलेगा, उस दर्शक को क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत के फायदे मिलेंगे, उसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे हमने कहा है कि हम लोग रेल में हम लोग 40,000 करोड़ ज्यादा निवेश करने वाले हैं। तो अगर आप जब रेल का सफर लीजिएगा तो आपको और बहुत सुविधा मिलेगी। इतनी छोटी बारीकी बातों पे हम लोग गए कि आप आज के समय, हम और आप तो चलते ही हैं रेल के बोगी में, तो हम चढ़ते हैं तो वहाँ एक सीढ़ी होती ना, सीढ़ी की हालत देखिए, उसको भी हम लोग ठीक करने वाले हैं। वाईफाई देने वाले हैं रेल में, हम आपके लिए रास्ते बनाने वाले हैं, हम आपके लिए ब्रिजेस बनाने वाले हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम लोग अच्छा बनाएं, ठीक बनाएं, उनको हम लोग अच्छी तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको पेश करें, और खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको अगर हम लोग बचत का एक मौका दें, ये सब अगर हम लोग मिलाकर देखें तो मैं कहूँगा कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको घाटा कम, लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। चलिए, कहीं खुशी है, कहीं गम थोड़ा ज़्यादा है, खासतौर से मिडिल क्लास के लिए। अच्छा, ये बताएं कि मनरेगा का प्रधानमंत्री ने ऐसा माहौल उड़ाया, कहा कि कांग्रेस की विरासत है, देश को तबाह कर रही है, मैं इसे कभी नहीं बदलूंगा, और अगले ही दिन वित्त मंत्री जाके मनरेगा पर जो एलोकेशन है उसको 5,000 करोड़ में बढ़ा देते हैं। अगर ये इतना ही बड़ा देश के साथ मजाक है तो उस पर पैसा क्यों डुबो रहे हैं आप? देखिए, मजाक इसलिए था नरेगा में राहुल जी, क्योंकि उस नरेगा में लोग क्या कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा, इतना उम्दा भाषण दिया लोकसभा में। उन्होंने बताया कि नरेगा में लोग गड्ढे खोद रहे थे, नरेगा में सिर्फ लोग गड्ढे खोद रहे थे। तो ये तो बहुत ही मतलब आपने तो शर्मिंदा, ये नहीं बताया शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग नरेगा में ज्यादा पैसे देंगे, जिसमें कि जिसके पास इस समय रोजगार नहीं है, वो काम करना चाह रहे हैं नरेगा में, उनको काम मिलेगा। परंतु लेकिन जब वो नरेगा में काम करेंगे तो सिर्फ गड्ढे नहीं खोदेंगे, सिंचाई के जो बड़े बड़े जो वर्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, योजनाएं हैं, उन पे काम करेंगे। अगर रास्तों का निर्माण करवाना है तो वो करेंगे, यानी कि जो एसेट्स बनाए जाते हैं उनमें वो काम करेंगे, सिर्फ ये गड्ढे नहीं खोदेंगे। इस प्रकार से हम लोग नरेगा को, जो हम लोगों को विरासत में मिला था, उसमें हम इस प्रकार से बदलाव ला रहे हैं जिसमें कि देश का निर्माण हो सके और जनता को साथ साथ जो लोग चाह रहे हैं रोजगार के लिए, उनको रोजगार। सर, विदेशी निवेशकों की नजर थी इस बजट पे, उन्हें उम्मीद थी कि कुछ बिग टिकट रिफॉर्म्स होगा, जैसे 91 का मनमोहन सिंह का बजट था, चिदम्बरम का 96 का बजट था, कि आप कुछ नए क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के खोलेंगे ताकि विदेशी निवेशक आए, ताकि रोजगार मिले, ताकि लोगों की तनख्वाहें बढ़े। आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं। उम्मीदें आपने खूब बनाई, कि आपने कुछ नहीं, बिल्कुल हमने किया है राहुल जी। हम आपको ये बताएंगे कि आज के समय, और आपको मालूम है कि ये सब जो विदेशी नीतियां हैं, और अगर अमेरिका में या यूरोप में या जापान में अगर आर्थिक व्यवस्था है, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आज के समय मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, आज के समय जो हम लोगों ने किया है, हिंदुस्तान का जो हम लोगों ने जिस प्रकार से इकोनॉमी को हमने खोल दिया है और विदेश से हम लोग निवेश मांग रहे हैं, वो दुनिया में किसी के भी अगर हम लोग तुलना करें तो बेहतरीन है, शानदार है और एकदम बढ़िया है। और खासकर मैं आपको विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वो दूसरी बात है, मैं आपको उसको समझाता हूँ। अगर आप इंश्योरेंस देख लें, डिफेंस देख लें, ये सब जो सेक्टर्स हैं इनको हमने खोल दिया है ना। अगर आप विदेशी अगर जो निवेशक हैं उनसे अगर आप पूछिए कि आप इस समय क्या शिकायतें हैं, तो वो शिकायत इसलिए नहीं है कि आपको सेक्टर नहीं ओपन है, सेक्टर तो ओपन हो गए। उनको शिकायत है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, उनको शिकायत है रिश्वत से, उनको शिकायत है भ्रष्टाचार से। उस पर भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया। क्या किया बताइए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। हम लोगों ने कहा है कि जो आज 14 आपको जो सरकार से लाइसेंस परमिशन लेना पड़ता है, वो अब आप जाकर ऑनलाइन करके एक पोर्टल में आपको सब मिल जाएंगे। साथ साथ हमने कहा है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जो आज के समय हिंदुस्तान जो एकदम नीचे की तरफ है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग्स में, हम लोग एकदम उसको ऊंचे स्तर पे। दीपक पारेख ने कहा, आप जानते हैं दीपक पारेख को, उद्योग जगत के बड़े नाम है, उन्होंने कहा कि 9 महीने में आप कुछ नहीं बदल पाए। उन्होंने कहा कि जैसी चीजें यूपीए में थी वैसी चीजें मोदी सरकार में है। भाई साहब देखिए, कोयले का भी नीलाम हुआ है, उसमें देखिए कितनी हम लोगों को पूंजी मिली है। अब हम लोगों ने जो टेलीकॉम का जो नीलाम किया है, उसमें देखिए कितनी पूंजी मिलने वाली है। कई सारे जो योजनाएं थी जो अटकी हुई थी वो चालू हो चुकी हैं। आप देखिए जो महंगाई चल रही थी, महंगाई कितनी गिरी है। तो ये कहना कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। देखिए, लोग जो कहेंगे सो कहने दीजिए। हमारा काम है कि हकीकत में जो जमीनी हालत है उसको हम बदलाव लाएं, और बदलाव आ रहा है और जनता ये मान रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि ब्लैक मनी के लिए तो जहां आपने एक तरफ घोषणा कर दी है कि एक नया कानून आएगा विदेशी ब्लैक मनी के खिलाफ, मोदी सरकार नकेल कस रही है, पर जो घरेलू ब्लैक मनी है
रियल एस्टेट में, घर खरीदने में जो ब्लैक मनी है, हर आदमी को ब्लैक में पैसा देना पड़ता है। आपने घोषणा की कि विदेश में जो ब्लैक मनी है उसके खिलाफ मोदी सरकार कड़ा कानून लेके आएगी, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लैक मनी तो हिंदुस्तान में पड़ा है। आप रियल एस्टेट का सेक्टर लीजिए, हर आदमी घर खरीदता है, उसको काला पैसा देना पड़ता है, ब्लैक मनी देनी पड़ती है। तो इसको सुधारने के लिए आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? नहीं, हम लोग बिल्कुल, चाहे विदेशी काला धन हो या घरेलू काला धन हो, दोनों में हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग किसी भी हालत में इसे नहीं स्वीकार करेंगे कि लोगों के पास काला धन है और वो धन अपने पास रख रहे हैं और उसके साथ जो भी कुछ, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी हो या जहां भी उसका खर्चा कर रहे हो, ये हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे और ना कर रहे हैं। अब विदेशी जो आपके पास पैसा है, काला धन है, जो आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, उस पर जो हम लोग अब इस समय कानून लाने वाले हैं, यानी कि अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करिएगा, वापस नहीं जवाब नहीं दिया। मैंने बोला कि घर खरीदने में ला रहा हूं, हर आदमी को ब्लैक मनी देनी पड़ती है, जिस प्रकार हम लोग विदेशी धन पे सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और आपको जेल में डाल देंगे, उसी प्रकार से हम घरेलू काले धन पे भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने वहां 2-3 बहुत अहम मुद्दे हम लोग इस समय बजट में हम लोगों ने पेश किया है। पहली बात तो हम लोगों ने ये कहा है कि चाहे आप 1 लाख रुपए का कहीं भी कैश का आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात हम लोगों ने ये कहा है कि आप अपना ट्रांजैक्शन जो है तोड़ के नहीं कर सकते हैं, एक साथ अगर आप जहां भी करिएगा, जहां भी लोगों को लगेगा कि पैसे खर्चे हुए हैं, फिर आपको पैन कार्ड आपको लाना पड़ेगा। साथ साथ हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हम लोगों के सर्वेलेंस जो हम लोगों का होता है कि बैंकों में पैसा कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, इन सब चीजों पे भी हम बड़ी सख्ती से हम नजर रखे हुए हैं। पूरा हम लोगों का सर्वेलेंस सिस्टम बना हुआ है, जहां भी हम लोगों को लगे कि कहीं इस प्रकार का काले धन का प्रयोग हो रहा है, हम लोग बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और आपको बिल्कुल विश्वास और भरोसा होना चाहिए कि जहां भी इस प्रकार का एक्टिविटी होगा, इसको हम लोग अवश्य पकड़ लेंगे। एक जो आपका बड़ा वादा था वो था सोशल सिक्योरिटी का, यानी कि हर आदमी को कुछ ना कुछ पेंशन मिलेगी। अब ये बताएं कब से शुरू हो जाएगा? ये कहने के लिए तो बड़ा लुभावन है, लेकिन ये बताएं नहीं कि अगले महीने से है, 3 महीने बाद है, 6 महीने बाद, कब से हर आदमी पेंशन की गारंटी ले लेगा? देखिए, उसका जो एग्जैक्ट जो डेट है, किस तिथि पे हम ये करने वाले हैं, वो मैं अभी हमको पूरी तरीके से नहीं मालूम है, पर घोषणा कर दी, तालियां बज गया, बताइए मंत्री। मैं जरूर बताएंगे आपको, चाहे वो अप्रैल 1 होगा, मई 1 होगा, जून 1 होगा, पर इन तीनों महीनों के ईद गिर्द ही हम लोग की घोषणा लोगों को पेंशन मिलेगी सरकार? बिल्कुल, देखिए, जितने लोग इसके लिए अपने को जोड़ लें, अपने को इसमें भाग लें, उतने लोगों को मिलेगा। जो हम लोग जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी जो हम लोग दे रहे हैं, हम लोगों ने जो जन सुरक्षा के लिए जो हम लोगों ने किया है, ये मैं कहूंगा कि एक ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किया है। क्योंकि आप बता पा नहीं रहे कब शुरू होगा, बता पा नहीं रहे कितने लोग आएंगे। नहीं, ये तो हेडलाइन वाली खबर है ना, कि हेडलाइन तो बड़ी अच्छी है, डिटेल्स क्या है? डिटेल्स ये हैं कि हर कोई जो इस समय बीपीएल का हो या हर कोई जो और इसके साथ जुड़ना चाहे, उस सब लोगों को ये मिल सकता है। अगले बजट से पहले या 5 साल के बाद या अगली बार मोदी सरकार जीतेगी तब? नहीं, ये जैसे मैंने कहा, अप्रैल 1, मई 1, जून 1, इन तीनों महीनों के बीच तो आ ही जाएगा। और इसमें साथ साथ ऐसा है कि कुछ टारगेट होगा ना, टारगेट ये है कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कितने लोग? देखिए, जनधन योजना में 12.5 करोड़ हम लोगों के खाते खुले हैं। मुझे बिल्कुल इसमें विश्वास है कि जो 12.5 करोड़ जो खाते खुले हैं, जिसमें कि करीब हर कोई हाउस होल्ड इससे जुड़ गया है, मुझे लगता है कि इतनी ही लोग संख्या, ऐसी संख्या होगी जो इसके साथ भी टारगेट नहीं रखा, ये बड़ा टारगेट, जो भी हुआ कामयाब होगी। नहीं, हमारी कोशिश तो ये होगी कि हर गरीब जो है, जो हर बीपीएल परिवार का व्यक्ति है, इन सब लोगों को ये मिलना चाहिए। परंतु जैसे जनधन योजना में हमें जाकर लोगों को जोड़ना पड़ा था, हम लोगों को उनको एनरोल करना पड़ा था, वैसे ही हम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा, कहा जाता है कि मोदी सरकार में बहुत हिम्मत है, बहुत बड़ा बहुमत है, जो मनमोहन सरकार नहीं कर पाई वो मोदी सरकार कर सकती है। तो ऐसे में जब एयर इंडिया जैसी कंपनी है, सेंटोर होटल है, इस तरह की चीजें जो सरकार बिल्कुल नहीं, आपके हिसाब से एयर इंडिया आप चला पा रहे हैं ठीक से? देखिए, मैं पहले आपको पहले बताइए, आप ठीक से चला पा रहे हैं कि नहीं? एयर इंडिया तो घाटे में चल रही है। बेच क्यों नहीं देते? नहीं, इतने जल्दी राहुल जी, ऐसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको कोई बेचना होता है, चीज होती है, तो आप खड़े होकर जाके थोड़ा लोगों को बोलते हैं हम बेच रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। और खासकर सरकार में ऐसे कार्रवाई नहीं की जाती है, सोच विचार की कार्रवाई की जाती है, कानूनों के आधार पर की जाती है, नियम अनुसार होता है। तो सब जो हमारे जो इरादा है कि हमारी जो भाई देखिए, वो तो बजट में ही लिखा हुआ है। बजट में लिखा हुआ है कि हमें जहां जहां हम डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम लोग जरूर इस पे विचार करेंगे। मैं पूछ रहा हूं आपको एक केस एग्जांपल, एयर इंडिया एक ऐसा एग्जांपल है, देखिए, जहां लोगों को लगता है कि सरकार के बूते की तो है नहीं, इतना पैसा आपने हम लोगों का डुबा दिया उसमें। आप निकलिए, कोई आए प्राइवेट कंपनी, वो चलाए अपने हिसाब से। देखिए, वो सरकार चलाती है, उस पर निर्भर है, कैबिनेट इस पे निर्णय लेगी, हम लोग तय करेंगे कि किस कंपनी पे हमें कब करना चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है। नहीं, आप कुछ या तो कहिए कि एयर इंडिया इस साल आपके टारगेट में है,
या कहें कि एयर इंडिया नहीं है टारगेट में, तो समझ नहीं पाया। आप इंतजार करिए, आपको सब कुछ पता क्यों डर के क्यों है ये बजट? ये देखिए, क्योंकि कुछ बोल्ड होना चाहिए ना, कि लगे कि मोदी की छाप है इस पे मैं नहीं कह सकता हूँ। वित्त मंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन सबको कैबिनेट को निर्णय लेना पड़ेगा, तब आदमी जाके इसकी घोषणा कर सकता है। ऐसे थोड़ी ना घोषणा कर सकता है। नहीं, वो तो है। तो आप कह रहे हैं कि इस साल हो सकता है कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो या उस दिशा में कदम उठे? कई सारी कंपनियां हैं, कई सारे हमारे ऐसी संस्थाएं हैं जिन पे हम सब पूरी तरीके से विचार करके 9 महीने में आपने कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया नहीं। असली का डिसइन्वेस्टमेंट, ये नहीं कि LIC ने खरीद लिया, किसी सरकारी कंपनी ने स्टेक खरीद लिया, वो नहीं। वो बिल्कुल हमने ऐसे नहीं किया। कोल इंडिया का जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ बहुत सफल हुआ, उसमें बहुत सारे निवेशक आए और बहुत लोगों ने उसमें भाग लिया। बजट की घोषणा के बाद मुझे कई सारे फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स, एयरफोर्स वालों ने फोन किया, कहा कि 1 रैंक 1 पे का एलोकेशन इस बजट में होना चाहिए था। 8,000 जितने भी करोड़ रुपए की जरूरत है, उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ। लोग देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन में जुलाई में हम लोगों ने घोषणा की थी कि पूरी तरीके से हम लोग 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे। अब इसमें क्या प्रक्रिया चल रही है कि आज के समय सेना और रक्षा मंत्रालय में ये प्रक्रिया चल रही है कि तय किया जाए कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा। जब ये लागू हो जाएगा, जब ये पूरी तरीके से लोग विचार करके एक हमारे सामने प्रस्ताव लाएंगे, तो जरूर 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे। आज के समय वो प्रस्ताव अभी तैयार नहीं है। जैसे प्रस्ताव तैयार नहीं, पर कुछ ना कुछ तो उसको पूरा किया जाएगा। बजट का मकसद होता है, कुछ एलोकेशन की जाती है, एलोकेशन है, सिग्नल किया जाता है, कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। नहीं, हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय को इस बार काफी ज्यादा हम लोगों ने दिया है, रकम दी है हम लोगों ने, और हम लोगों को पूरा विश्वास और भरोसा है कि हम लोग उससे जो 1 रैंक 1 पेंशन हमें देना है, हम लोग अवश्य दे पाएंगे। तो लोगों को लग रहा है कि नौकरियां तेजी से नहीं आ रही हैं, लोगों को लग रहा है कि उनकी तनख्वाहें तेजी से बढ़ नहीं रही हैं। लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि अच्छे दिन आखिरकार कब आएंगे। देखिए, जयंत सिन्हा के अच्छे दिन नहीं, हजारीबाग में बैठे आपके वोटर के अच्छे। नहीं, बिल्कुल, और मैं उन्हीं के लिए मैं दिन भर और रात भर भी काम करता रहता हूं। हमारी ये नॉन स्टॉप गवर्नमेंट है, हम लोग लगे रहते हैं उनके काम में। हजारीबाग में तो अवश्य अच्छे दिन आ गए, वहां तो रेल आ गई है और वहां बहुत कुछ और आने वाला है और आ भी रहा है। टंडवा में हमारा एक पावर प्लांट आने वाला है, पटरातू में एक नया पावर प्लांट का निर्माण होने वाला है। तो हजारीबाग में तो अच्छे दिन आ गए हैं, मुझे बिल्कुल इस पे विश्वास और भरोसा है। पर पूरे देश भर में भी हमें बहुत अच्छे दिन लाने हैं जिसमें कि हर कोई विश्वास करे, हर कोई को लगे कि हमें रोजगार मिला है, या हमें सोशल सिक्योरिटी मिली है, या मध्यम वर्ग के लोगों को लगे कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है। अगर हम शहर में रह रहे हैं, शहर में पोल्यूशन कम हो गया है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई। तो ये सब लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इस बजट में हम लोगों ने जो नीतियां हम लोगों ने लाई हैं, जो हम लोगों ने योजना लाई हैं, इस माध्यम से सबका बजट है, ये सबको लाभ मिलेगा। दिल्ली चुनाव के बाद खासतौर से मंत्री जी, एक धारणा बन रही है कि बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार अमीरों की, कॉर्पोरेट्स की सरकार है। हमने दिल्ली के चुनावी आंकड़ों में देखा कि गरीबों के बीच 44% का फासला था आप और बीजेपी के वोटर्स के बीच। लैंड एक्विजिशन बिल को जिस तरीके से आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की, उससे धारणा बढ़ी। आपको क्या चिंता हो रही है कि एक पार्टी जो एक चाय बेचने वाले का बेटा चलाता है, जो पीएम है, वो एकाएक देश भर में लोगों की नजर में अमीरों की पार्टी हो गई? नहीं, देखिए, इससे चिंता तो हकीकत में होगी, क्योंकि हम लोग तो गरीबों के लिए मेहनत कर ही रहे हैं, गरीबों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार के लिए कर रहे हैं, किसानों के उद्धार के लिए कर रहे हैं। हम लोग तो मेहनत उसी के लिए कर रहे हैं। देखिए, तो धारणा क्यों बन रही है? नहीं, ये देखिए, इसमें हम लोगों की कोई गलती होगी कि हम लोगों ने पूरी तरीके से इसका प्रचार नहीं किया है कि हम लोग गरीबों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस बजट में जो हम दिखाएं, जैसे हम लोग पहले भी कह रहे थे कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी है, जिसमें आपको दुर्घटना बीमा मिलेगी, आपको जीवन बीमा मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगा। हम लोग सब जो नरेगा है या पीडीएस है, ये सब जो बड़े बड़े, जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये सब जो बड़े बड़े हमारी जो योजना है, उनको भी हम बढ़ोतरी दे रहे हैं, जो जिसमें कि सब लोगों को लगे कि सरकार उनके और आप मान में काम कर रहे हैं। विषय है, चिंता का विषय तो है ही, सुलझाने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोगों, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को इसमें कोई भी शक हो कि जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कि ये सरकार निरंतर गरीबों के लिए प्रयास कर रही है, उनके लिए मेहनत कर रही है, काम कर रही है। और सिर्फ गरीबों की क्यों, हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग के हों, चाहे वो अपने व्यापार के हों या अपने बिजनेस के हों, इन सब के लिए हमें काम करना है, क्योंकि देश की जिम्मेवारी हमारे पास है और हम लोगों को, सब लोगों को इस तरीके से विकास और प्रगति दिलवाना। लोगों ने बजट के आंकड़े देखे और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने रकम रखी है वो कम हो गई है। ऐसा क्यों? लोग सोच रहे थे कि आप एजुकेशन लोन को थोड़ी रियायत देंगे, वहां पे उल्टा जो आप शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं,
वो तो आप कम कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप शिक्षा को देखिए तो सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान सेस के माध्यम से उसे रकम मिलती है, और वो जो सेस जैसे आता है वैसे उसको रकम मिलती है। तो सर्व शिक्षा अभियान तो जोर शोर से चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने जो स्किल इंडिया का जो हम लोगों का मिशन है उसकी हमने घोषणा की, एक नेशनल स्किल्स मिशन होगा। नेशनल स्किल्स मिशन में हम लोगों ने पैसे रखे हैं जिसमें कि हर कोई व्यक्ति अपने एम्प्लॉयबिलिटी के यानी कि अपने रोजगार के लिए जिसको उसको ट्रेनिंग की जरूरत हो वो ट्रेनिंग ले सके, और वो ट्रेनिंग एक डिजिटल वाउचर से मिलेगा उनको सीधा। जैसे जनधन में हमने बैंक का खाता खोला है, अगर उनका बैंक का खाता होगा सीधा उनको वहां पैसा मिल जाएगा अपनी शिक्षा के लिए। दूसरी बात। तीसरी बात, शिक्षा पे हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो स्वच्छ भारत में हम लोग कर रहे हैं, अपने जो स्कूल वगैरह हैं वहां टॉयलेट्स बनेंगे, और सब जो स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और चौथी बात कि एक स्टूडेंट फाइनेंस अथॉरिटी का भी हम लोग एक लागू करने वाले हैं, जिसमें कि अगर आपको स्टूडेंट लोन चाहिए तो ये आपको स्टूडेंट लोन भी मिल सके। चलिए मंत्री जी, आपने अपनी बातें रखी, आपके हिसाब से तो अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन ये जनता तय करेगी कि उनके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं। और ये जनता बिल्कुल करेगी। हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, ये जनता का बिल्कुल अधिकार है, उनका हक है कि वो तय करे, और हम लोग उसी तराजू पे तुलेंगे। आपने आज तक वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।